हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9 का केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करने लगे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। बुक में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने एडिशनल भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होना शुरू हो जाए। सिर्फ बुक का रटा रटाया याद नहीं करेंगे, कुछ सीखेंगे भी नई चीजें। ठीक है। अच्छा, इसके साथ आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 का न्यू बुक का, वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन के बारे में कुछ इन्होंने बातें लिखी हुई हैं, उनको हम एक बार रीड करते हैं और साथ साथ इनको समझते जाते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ क्या है। इन 1933, 1933 में, एक्चुअली 1932 है, कि एक साइंसदान था, इसका नाम था चैडविक। में भी इनसे मिसप्रिंटिंग हो गई हो थोड़ी, बाद में आने वाले दिनों में कुछ ये ठीक कर लें। 1932 है एक्चुअली, ठीक है। चैडविक एक साइंसदान था जिसने डिस्कवर किए हैं न्यूट्रॉन्स। अब वो कैसे डिस्कवर किए हैं उसने? उसने ब्रिलियम का एक मेटल लिया, ब्रिलियम मेटल है, ठीक है, जो कि एज अ होल इसको हम एलिमेंट कहेंगे। और हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में भी कि एलिमेंट है तो एलिमेंट बनेगा एटम से, बिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। अब हम एटम ही तो पढ़ रहे हैं कि एटम के अंदर और क्या चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो पढ़ लिए, अब हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे ना आज। तो उसने ये किया कि अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली एक टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं जो कि बनती हैं हीलियम के न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का दूसरा नाम जो है वो है अल्फा पार्टिकल्स। इसके अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह फिलहाल ये आप याद रखें। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में मजीद भी हम बातें अगर आने वाले लेक्चर्स में आएंगी तो हम डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स किसके इक्वल है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और न्यूक्लियस क्या होता है? एक सेंट्रल पार्टिकल होता है, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। वो न्यूक्लियस होता है। तो बेसिक तो मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, अभी हम इस न्यूट्रॉन से अगर हम एक मिनट के लिए हटें तो बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं। देखिए ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सर्कुलर चीज है, ऑर्बिट से बना हुआ है। इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, ठीक है। और अंदर एक छोटी सी चीज और भी है जो इसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। इसका अंडा है, अंडे के अंदर जर्दी है, ये समझ लें आप। उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये चीज है ना, ये न्यूक्लियस है। और ये जो ऑर्बिट सा बनाया मैंने, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। एटम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, एक एक बिल्कुल हल्की सी, अगर हम समझना चाहे ना कि हल्का सा ओवरव्यू, एक हल्का सा आप कह लेंगे इमेज बिठाना चाहेंगे एटम होता गया है, तो इस तरह समझ सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली असल ये नहीं है, और भी बड़ी कॉम्प्लेक्स ये एटम की जो है वो शेप्स वगैरह होती हैं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल चीज है, लेकिन हम सिर्फ बेसिक एक ओवरव्यू के लिए एटम समझ लें कि इस तरह का होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बस इतना सा समझ लें आप। बहरहाल अब हम बात करते हैं, दोबारा उस तरफ आते हैं। 1933 का जो बुक में इन्होंने लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ था जिस एक्सपेरिमेंट्स में न्यूट्रॉन डिस्कवर किए गए थे। वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या था? चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया। चैडविक एक साइंसदान था, इसने ब्रिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई। ठीक है। अब उससे हुआ ये कि कुछ नई चीजें हैं, जो कि कुछ नई तरह की एक रेडिएशन टाइप हैं जो कि प्रोड्यूस होना शुरू हुई हैं। और उसने प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर दिया। ठीक है। प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर दिया। किसने? एक नई टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स थे उन्होंने। अब वो जो एक्चुअली वो जो पार्टिकल्स थे उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उन पार्टिकल्स के ऊपर जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग थे, जिन्होंने न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को नॉकआउट कर दिया। अभी मैंने बात की थी ना अभी कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, तो उसमें से प्रोटॉन को नॉकआउट कर रहा है वो। ठीक है। इतने एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस थी जो उसने ऑब्जर्व की हैं। ठीक है। तो चैडविक ने फिर इस चीज को कंक्लूड किया कि यार ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और एक चीज और उसने देखी कि प्रोटॉन्स और ये जो नए डिस्कवर होने वाले पार्टिकल्स जिसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इन दोनों का मैथ सेम है। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैथ अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो फिर इसने यहाँ पर डिस्कवर किया इसको न्यूट्रॉन्स का नाम देकर। तो जिसकी वजह से हमें बेसिक पता लग चुका है कि ना तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, हम पढ़ते हैं, बुक की तरफ आते हैं। 1933 में अनदर पार्टिकल्स न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड व्हिच इज नोन टू कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम है एज दैट ऑफ प्रोटॉन। दीज थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको हम अब डिस्कस कर चुके हैं, वो आर गिवन द नेम फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इनको बुनियादी, फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल्स कहेंगे। किसके? एटम के। एंड आर शोन टू बी प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, जो कि हर तरह के एटम्स के अंदर होती है। चाहे वो एटम हाइड्रोजन का हो, चाहे वो एटम हमारे पास हीलियम का हो, चाहे वो ब्रिलियम का हो, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, किसी भी एलिमेंट का आप नाम लें, उन सब एलिमेंट के अंदर एटम्स होंगे और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। डिपेंड करता है कि एटम का एटॉमिक नंबर क्या है।
एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम आगे जाके देखते हैं। इसी चैप्टर में आगे लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को देखते हुए हम फिर आइडिया लगाएंगे कि किस एलिमेंट में अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा हर हर एटम में, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जरूर होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट। हाँ, एक बात ये रह गई, ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन। सिर्फ अगर हम सिंपल हाइड्रोजन की बात करें ना, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, तो अगर हम पहला आइसोटॉप हाइड्रोजन का बात करें ना, तो उस हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, अगर सिंपल हाइड्रोजन की बात करें। आपको शायद याद हो, अगर आपने इससे पिछला लेक्चर लिया है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाला, तो सजेस्ट यही करूंगा एक बार आप इस लेक्चर को सुन के आ जाए। उसमें मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन की थी मैंने। ठीक है, अब हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैंने आपको क्या बात बताई है, एक हाइड्रोजन है, उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ओके, न्यूट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा, अगर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाला लेक्चर आप दोबारा सुन लें और फिर दोबारा इस लेक्चर पे आए तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। जब हाइड्रोजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन हिट करेगा, ठीक है, जिस तरह प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ा था, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, उस हाइड्रोजन के ऊपर से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको नॉकआउट करा देगा। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करा देगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन के पास क्या रह गया, सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया हाइड्रोजन के पास। तो यही हम बात करें, ऐसा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन उस पर हिट करेगा कोई दूसरा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हिट निकाल देगा, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर, और सिर्फ हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन वो बन जाएगा और उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा। तो इसलिए रदरफोर्ड भी कंफ्यूज हो गया था, कहता है कि जो है ना, हमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज नजर आती हैं हर प्रोटॉन के अंदर से। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है कि प्रॉपर्टीज तो हाइड्रोजन की ही नजर आती हैं, लेकिन सब में हाइड्रोजन नहीं होता। अगर हम हीलियम की बात करें, अगर हम किसी और एलिमेंट की बात करें, तो सब में हाइड्रोजन थोड़ी होगा एज अ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन प्रोटॉन सिर्फ हाइड्रोजन गैस के अंदर ही होगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी प्रोटॉन्स बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव से। तो आप एक बार लेक्चर देख लें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाला, तो ये न्यूट्रॉन वाली जो बातें मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएंगी। आगे चलते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दीज एटम बिहेव वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये अभी हम बात पहले कर चुके हैं कि तमाम एटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगर वो बेरिलियम का एटम की बात करूं, अगर बेरिलियम एक मेटल है तो उसका एटम अलग होगा। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे उसमें भी, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ और होगा। एज कम्पेयर टू, अगर मैं कंपेयर करूं किसी गैस से जैसे कि आर्गोन, तो आर्गोन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। It was, however, also shown that the number of these particles is different in different atoms. तो बात ये मैंने कर चुका था कि हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर देखना पड़ेगा क्या है, फिर उससे हम कंक्लूड करेंगे कि किस एटम में, किस एलिमेंट के एटम्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, तो सब में डिफरेंट होते हैं। After the discovery of these particles, a very few important question arose as how these particles are arranged in a tiny place called atom. एटम तो इतना छोटा होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर नंबर 2 के पहले लेक्चर में। एटम इतना छोटा है कि उसको नेकेड आई से, अपनी आम आंखों से देख नहीं सकते। इसके लिए बहुत ही हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, ऐसा जो बहुत ही ज्यादा जूम करे और हमें डेप्थ दिखाए किसी भी चीज की, फिर जाके एटम को हम हल्का सा ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो कहता है ऐसा, अब हम क्या समझ सकते हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और वो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है ना एक छोटे से एटम के अंदर किस तरह अरेंज होंगे। तो फिर इसके बारे में साइंसदान अब परेशान हो गए हैं, और फिर उन्होंने अगला टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह फिर एटम का स्ट्रक्चर अरेंज किया। तीन बड़े साइंसदान हैं, रदरफोर्ड है, फिर नील बोहर आता है, उसके बाद हाइजेनबर्ग आता है। इन तीनों की बहुत काविशें हैं, बहुत कोशिशें हैं, और इन्होंने ही हमें एक एक बेस्ट स्ट्रक्चर एटम का हम कह सकते हैं, वही साइंसदानों की मेहनत ने हमें दिया। रदरफोर्ड ने कुछ मेहनत की, उसके बाद रदरफोर्ड की कुछ गलतियां बोहर ने ठीक की, फिर बोहर की कुछ गलतियां थी वो हाइजेनबर्ग ने ठीक की। तो हाइजेनबर्ग का दिया हुआ एटम का जो स्ट्रक्चर है ना वो सबसे बेस्ट है आज के दौर में भी। तो हम अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को काफी डिस्कशन हो गया, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर पूछना है मुझसे। तो अब हम चलते हैं, खत्म करते हैं इस लेक्चर को, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।